हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे हमारी पोम जिसका नाम है फॉर एन ग्रेगरी। ठीक है मैम, ये पोम हमें मिलेगी जो हमारी क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक है, उसमें चैप्टर नेम है द सर्मन एट बनारस, जो कि चैप्टर नंबर 8 है ना। उसके पीछे ये पोम गिवन है। तो बच्चों, मैं हमेशा बोलती हूँ जब भी आप मेरे साथ पढ़ाई करें आपके हाथ में एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक हम लाइन टू लाइन यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारी पोम का नाम है, ये हमारे क्लास 10th की लास्ट पोम है सिलेबस के अंदर, फॉर एन ग्रेगरी। मैम बड़ा अटपटा नाम है। हाँ, थोड़ा अटपटा नाम है। ये है क्या? जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, आपको जो पोम है उसका जो नेम है वो क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि इस पोम की थीम क्या है। मैम ये तो एन ग्रेगरी है, ये एक वुमन का नेम है। ठीक है, क्या है इससे रिलेटेड, क्या चीज है? तो देखो, ये जो ब्रैकेट में ये ऐसे जो गिवन होता है वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होता है। ठीक है, ये इसलिए दिया जाता है ताकि आप इस पोम से अपने आप को रिलेट कर पाए और आपको ये थोड़ा सा हिंट मिल जाता है कि इस पोम के अंदर, इस कविता के अंदर हम किसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। तो चलो इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, थोड़ा सा गिवन है जो। This poem is a conversation between a young man and a young woman. What are they arguing about? ये पोम जो है हमारी फॉर एन ग्रेगरी, ये एक कन्वर्जेशन है। मैम कन्वर्जेशन क्या होता है? बातचीत या वार्तालाप है। किसके बीच में? एक यंग मैन है, एक यंग वुमन है। मतलब एक युवक है, नव युवक है ना, जो कि यंग है। ठीक है, और एक नव युवती है, मतलब यंग वुमन और यंग मैन के बीच में ये एक कन्वर्जेशन है। अच्छा मैम, ठीक है। दे आर आर्ग्यूइंग अबाउट, मतलब वो किस चीज के बारे में तर्क वितर्क करते हैं। आर्ग्यूइंग करना मतलब किसी चीज के ऊपर आप जब आर्ग्यूमेंट करते हैं कि एक तर्क दे रहा है, वापस उसका तर्क, रीजन दे रहे हो एक दूसरे के अंदर, तो ये एक डायलॉग है। मतलब डायलॉग के रूप में लिखा गया है। किसके बीच में है? यंग मैन एंड यंग वुमन। और जो यंग वुमन है हमारी, उसका नाम क्या है? एन ग्रेगरे। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? अब चलो, जो सेकंड बात हमें ध्यान रखनी होती है, पोम का नेम आ गया, ठीक है, लेकिन इसका पोएट कौन है? तो हमेशा से हमें पता है जो पोम के एंड में पोएट का नेम गिवन होता है। तो हमारे जो कवि हैं इस पोम के, वो है विलियम बटलर यीट्स। ठीक है, बहुत बड़ा नेम है। इसको शॉर्ट में डब्ल्यू बी यीट्स भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? देखो, W.B कीट्स, ये भी आ सकता है। कई बार एग्जाम में शॉर्ट में भी लिख देते हैं। यदि ऑप्शन आए कि कौन पोइट है, उसका नाम बताएं, तो W.B यीट्स भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो हमारा पोएट है उसके जीवन के बारे में यह बताया गया है। इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं बनते। आपको कभी भी 10th क्लास में जो कवि है उसका जीवन परिचय नहीं पूछा जाता। बस इतना पूछ लिया जाएगा कि ये पोम है, तो इसका पोएट कौन है, इसका कवि कौन है। तो केवल हमें जो पोएट है उसका नाम याद रहना चाहिए। उसके अलावा ये जीवन परिचय जस्ट फॉर नॉलेज है, ताकि आप उस कवि से अपने आप को रिलेट कर पाए और उसके बारे में आपको नॉलेज होगी तो आप पोम में अपने आप को अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्या बताया गया है। विलियम बटलर यीट्स का, देखो ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ होता है ये होती है बर्थ डेट, मतलब जन्म कब हुआ। ये होती है डेथ, कि उनका, उनकी मृत्यु कब हुई। तो और ये पूरा जो होता है, ये इनके बीच में जितने भी ईयर्स आते हैं, मतलब ये उनका जीवन काल रहा है, लाइफ स्पैन स्पैन रही है। ठीक है, 1865 में इनका बर्थ हुआ। 1935 में 39 के अंदर, सॉरी 35 नहीं 39 के अंदर इनकी डेथ हुई। ठीक है, वॉज एन आयरिश नेशनलिस्ट, ये एक आयरिश नेशनलिस्ट थे। नेशनलिस्ट मतलब होता है राष्ट्रवादी, आयरिश का मतलब है ये आयरलैंड से बिलोंग करते थे। ठीक है बच्चों, क्लियर है। ही वॉज एजुकेटेड इन लंदन एंड डबलिन, इनकी जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, वो कहाँ हुई? लंदन और डबलिन में हुई। ठीक है, एंड वॉज इंटरेस्टेड इन फ्लॉकलोर एंड माइथोलॉजी, और इनका जो हमेशा से इंटरेस्ट रहा वो किस में रहा? फ्लॉकलोर। फ्लॉकलोर मतलब होता है लोक साहित्य के बारे में लिखते थे। एंड माइथोलॉजी, माइथोलॉजी मतलब पौराणिक कथा जो होती है उसके बारे में इनका इंटरेस्ट रहा, और इनकी जितनी भी पोम्स है उनमें इनका यूज किया गया है। ठीक है, ही वॉन सॉरी थोड़ी तबीयत खराब है।
He won the Nobel Prize for Literature in 1923. वेरी इंपॉर्टेंट, इनको नोबेल प्राइज मिला। मतलब नोबेल प्राइज क्या होता है, यदि आप किसी फील्ड में बहुत अच्छा कार्य करते हैं तो एक सम्मानीय पुरस्कार है जो कि इनको मिला लिटरेचर की फील्ड में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए। कौन से ईयर में मिला? 1923। तो ये चीज आप इसकी याद रखना। क्लियर है बच्चों? ये हो गया हमारा पोएट का जो परिचय था वो कंप्लीट। अब चलते हैं हमारी पोम की तरफ। ठीक है, अब आ जाओ पोम की तरफ। तो हमें ये तो पता चल गया कि ये जो पूरी पोम है एक वो कन्वर्जेशन है, एक वार्तालाप है यंग मैन और यंग वुमन के बीच में। और यंग वुमन जो है उसका नाम क्या है? एन ग्रेगरी। क्लियर है बच्चों? यंग मैन का नाम नहीं दिया हुआ यहाँ पे। जो यंग मैन के द्वारा जो हमारा स्पीकर है वो अपने थॉट्स यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा है हमारे सामने, लेकिन जो स्पीकर है यहाँ पे स्टैंजा फर्स्ट और लास्ट वाला जो स्टैंजा है थर्ड का, वो कौन है? हमारा यंग मैन है। ठीक है, और कौन है? स्पीकर। स्पीकर की आवाज में, मतलब जो स्पीकर की वॉइस है, जो हमारे जॉन डन है, नहीं सॉरी जॉन डन नहीं, इसके पोएट कौन है? विलियम बटलर यीट्स है ना, वो यंग मैन के रूप में उनकी वॉइस के अंदर हमें ये पूरा जो भी उनका थॉट है वो प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, चले अब चलो पोम की तरफ। Never shall a young man thrown into despair, despair मतलब होता है निराशा या अवसाद, by those great honey colored ramparts। ramparts मतलब होता है परकोटा या किले। जैसे आपने कोई किला देखा होगा, उसकी जो चार दीवारी होती है लंबी लंबी, उसको बोलते हैं, उस वॉल के लिए ये वर्ड यूज हुआ है ramparts। at your ear love you for yourself alone and not your yellow hair। ठीक है मैम, पहले तो ये जो वर्ड आया है रैम्पार्ट, इसको हम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, ग्लोसरी सेक्शन में चले, देखो यहाँ पे इसका मतलब भी दिया हुआ है। रैम्पार्ट्स द हाई वाइड वॉल्स अराउंड अ कैसल और फोर्ट, फॉर एग्जाम्पल द रैम्पार्ट्स ऑफ द रेड फोर्ट। कहने का मतलब ये है कि रैम्पार्ट्स क्या? हाई मतलब ऊंची, और वाइड मतलब चौड़ी जो दीवारें होती है, जो किसी कैसल या फोर्ट, किले या किसी फोर्ट को, मतलब फोर्ट मतलब किले को घेरे हुए हैं, उसको हम बोलते हैं रैम्पार्ट्स। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में ये बताया है रेड फोर्ट, जो हमारा लाल किला है उसकी चार दीवारी देखना, तो वो जो चार दीवारी लंबी और चौड़ी जो चार दीवारी की जो दीवारें होती है उसके लिए वर्ड यूज होता है रैम्पार्ट्स। देखो इसकी इमेज बताती हूँ आपको, चले देखो ये लाल किला है, रेड फोर्ट है, ये जो दीवारें हैं इतनी हाई, है ना, ये जो दीवारें हैं इनके लिए, ये मतलब ये जो हाई और वाइड वॉल्स हैं इनके लिए वर्ड यूज होता है रैम्पर्ट्स। ठीक है, क्लियर है? अब चलते हैं हमारी कविता की तरफ, क्या क्या कहना चाहता है। अब देखो इतना तो क्लियर है आपके बीच में कि जो दोनों जने, एक तो यंग मैन है और एक यंग वुमन है, उनके बीच में जो डायलॉग्स हैं, जो वार्तालाप है वो यहाँ प्रस्तुत की गई है। तो देखो यहाँ पे जो स्पीकर है इसका, इस वाले स्टेंजा का, वो कौन है? यंग मैन है। ठीक है, या जो हमारे पोएट हैं वो यंग मैन की वॉइस के थ्रू ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, और किसके बारे में बोल रहे हैं? वो एनी ग्रेगरी के बारे में बोल रहे हैं। नेवर शाल अ यंग मैन, कोई भी युवा, है ना, या नव युवक, यंग मैन मतलब जो यंग अवस्था होती है जिसमें प्रेम किया जाता है, तो ऐसा नव युवक थ्रोन इनटू डिस्पेयर, डिस्पेयर मतलब निराशा में नहीं जाएगा, बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड, हनी का मतलब शहद होता है, कलर्ड मतलब शहद के कलर के, रैम्पार्ट्स एट योर ईयर्स। अब देखो कहना क्या चाहता है, जो हमारी नायिका है यहाँ पे, नव युवती है, उसके जो हेयर्स हैं वो कैसे हैं? हनी कलर्ड के हैं। ठीक है, और वो जो हेयर्स हैं, सपोज करो ये हेयर्स खुले होते तो अपने कान की तरफ ऐसे लटके हुए होते, तो ऐसा लग रहा है कि इन हेयर्स की एक दीवार बन चुकी है, एक बहुत बड़ी दीवार बन चुकी है। जैसे एक किले के चारों तरफ दीवार होती है बड़ी सी, वैसे ही इन हेयर्स की दीवार बन चुकी है, और वो इतने सुंदर है, हनी कलर्ड है, कोई भी नव युवक अपने आप को उनके प्रेम में गिरने से अपने आप को रोक नहीं सकता। ठीक है, लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर।
अब देखो ये बोल रहा है नव युवती को, मतलब जो यंग वुमन है, कि कोई भी व्यक्ति जो आपसे प्रेम करेगा वो आपके बालों के लिए करेगा, लेकिन आपका जो इनर सेल्फ है ना, योर सेल्फ अलोन, उसके लिए नहीं। कहने का मतलब ये है कि आपकी जो एक्सटीरियर ब्यूटी है उसके लिए प्रेम करेगा, ना कि आपकी इनर सोल के लिए, कि आपका व्यक्तित्व कैसा है उसके लिए प्रेम नहीं करेगा, क्योंकि वो अट्रैक्ट हो रहा है आपके हनी कलर्ड, आपके हेयर से अट्रैक्ट हो रहा है। तो कोई भी व्यक्ति निराश नहीं होगा, क्योंकि वो झट से प्रेम में पड़ जाएगा आपके हेयर्स देख के, जो कि हनी कलर्ड है, और आपके कानों को ऐसे घेरे हुए हैं जैसे कि किले की दीवारें किले को घेरे हुए रहती है। और आपको प्रेम करेगा आपके येलो हेयर्स, येलो मतलब सुनहरे और चमकीले पीले कलर के जो हेयर्स हैं उसके लिए आपको प्रेम करेगा, ना कि आपके इनर सोल के लिए या आपके व्यक्तित्व के लिए। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि पोइट ये कहना चाहता है कि आपके बाल इतने सुंदर हैं कि कोई भी युवा व्यक्ति जो यंग मैन है वो आपके प्यार में पड़ जाएगा या गिर जाएगा। किस चीज को देख के? आपको हेयर्स को देख के। और आपके हेयर किसको शो कर रहे हैं यहाँ पे? आपकी एक्सटर्नल ब्यूटी को, जो बाहरी ब्यूटी है उसको शो कर रहे हैं। और वो व्यक्ति आपके लव में गिरेगा क्योंकि उसको आपके बाल पसंद आ रहे हैं, इसलिए नहीं कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपकी इनर सोल कैसी है, उससे नहीं, बल्कि आपकी जो एक्सटीरियर ब्यूटी है उससे इंस्पायर्ड होके वो आपके प्यार में गिर जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? एक एक लाइन क्लियर है? आगे चलते हैं। देखो, ये जो स्टेंजा है इसकी जो स्पीकर है वो हमारी एन ग्रेगरी खुद है। तो वो अब जो ऊपर बोला गया है उसका उत्तर दे रही है इसके अंदर। देखो वो क्या बोल रही है, बट आई कैन गेट अ हेयर डाई। वो बोल रही है अच्छा, मैं यदि मेरे येलो हेयर्स की वजह से कोई मेरे प्रेम में गिर रहा है तो मैं उनको कलर कर लूंगी। हेयर डाई मतलब होता है कि बालों पे कलर कर लेना। ठीक है, एंड सेट सच कलर्स देयर, ब्राउन और ब्लैक और कैरेट, दैट यंग मैन इन डिस्पेयर may love me for myself alone and not my yellow hair. Very important lines. अब ये बोल रहे हैं यदि ऐसी बात है तो मैं अपने हेयर्स को कलर कर लूंगी। और कलर कैसा कर सकती हूँ? मैं उनको ब्राउन भी कर सकती हूँ, भूरे कलर का भी कर सकती हूँ, ब्लैक भी कर सकती हूँ जो उसके येलो हेयर्स है, मतलब काले कलर, और कैरेट। कैरेट का मतलब गाजर होता है, लेकिन यहाँ गाजर से नहीं है, यहाँ गाजरी जो कलर होता है उससे है। तो ठीक है, तो वो बोलती है कि मैं अपने हेयर्स तो डाई कर सकती हूँ। दैट यंग मैन इन डिस्पेयर। अब जो यंग मैन, देखो यहाँ पे MEN वर्ड यूज हुआ है, मतलब बहुवचन यूज हुआ है। कहने का मतलब है जो नव युवक मेरे बालों को देख के मेरे प्रेम में पड़े, अब वो निराश होंगे, और अब उनको मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन, अब उनको मेरी इंटीरियर ब्यूटी के लिए मेरे से प्रेम करना पड़ेगा, एंड नॉट माई येलो हेयर, और येलो हेयर के लिए नहीं। कहने का मतलब है कि जो एक्सटर्नल ब्यूटी है वो चेंजेबल है, वो टाइम के साथ चेंज हो जाती है, लेकिन जो इंटीरियर ब्यूटी है वो हमेशा बनी रहती है। और यहाँ पे जो एन गैगरी है वो चाहती है कोई भी व्यक्ति उनके जीवन में आए तो वो उसको उसकी इनर ब्यूटी, इनर सोल के लिए प्रेम करे, ना कि उसकी एक्सटीरियर ब्यूटी के लिए, क्योंकि एक्सटीरियर ब्यूटी हमेशा चेंज होती रहती है। इसलिए वो बोल रही है यदि कोई व्यक्ति मेरे येलो हेयर देख के मुझसे प्रेम करता है तो वो निराश होगा, दुखी होगा। क्यों? क्योंकि जो हेयर कलर है वो तो चेंज किया जा सकता है, मैं डाई कर लूंगी, मैं उस कलर को, जो येलो कलर है उसको ब्राउन भी कर सकती हूँ, ब्लैक भी कर सकती हूँ, और कैरेट कलर का भी कर सकती हूँ। तो जिस व्यक्ति ने मुझे केवल मेरे एक्सटीरियर ब्यूटी से अट्रैक्ट होकर यदि मुझसे प्रेम किया है तो उस व्यक्ति को यहाँ झटका लगेगा और वो उदासी में चला जाएगा, निराश हो जाएगा, और फिर उसको और उसको प्रेम करना पड़ेगा, मतलब मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन। और ऐसा ही व्यक्ति मेरी लाइफ में रहेगा जिसने मुझे मेरे लिए, मतलब मेरी जो आत्मा है, जो मेरा इनर सोल है, जो इनर क्वालिटीज है, यदि उसके लिए प्रेम किया है, वही सच्चा प्रेम होता है, वो व्यक्ति ही मेरे पास रह पाएगा, एंड नॉट माई येलो हेयर। कहने का मतलब है यहाँ पे जिस व्यक्ति ने एक्सटीरियर ब्यूटी देख के प्रेम किया है वो नहीं, वो निराश हो जाएगा। वही व्यक्ति मेरे से प्रेम कर पाएगा जिसने मेरे से खुद से प्रेम किया हो, मेरी इनर ब्यूटी के लिए मेरे से लव किया हो। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है बच्चों? यहाँ पे एनी ग्रेगरी हमें ये मैसेज देना चाहती है कि मैं चाहती हूँ, मतलब वो चाहती हैं कि उनसे कोई व्यक्ति यदि प्रेम करे, कोई यंग मैन उनके प्रेम में पड़े, तो वो उसके इनर ब्यूटी से प्रेम करे, ना कि जो एक्सटीरियर
ब्यूटी है उससे। वो तो एक अट्रैक्शन होता है जो थोड़े टाइम में समाप्त हो जाता है। यदि आप किसी की भारी ब्यूटी देख के उससे प्रेम करते हैं, भारी सुंदरता से यदि आप प्रेम करते हैं, तो यदि इनर सोल से नहीं करते तो वो समाप्त हो जाता है। और वो ये भी बोल रही है जो एक्सटीरियर ब्यूटी है वो चेंज होती रहती है। जैसे यहाँ पे जो एनी गैगरी है उनके हेयर्स बहुत ब्यूटीफुल है, उनके बाल इतने सुंदर है, येलो कलर के हैं, हनी कलर्ड है, इतने सुंदर है, कोई भी नव युवक उनके बाल देख के उनके प्रेम में गिर जाता है। तो ये बोल रही है ऐसा जो युवक है, ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो मैन है, उनको निराशा होगी, क्योंकि मैं अपना डाई कर लूंगी कलर, तो मे लव मी फॉर माई सेल्फ, तो उनको जैसी मैं हूं उसी से प्रेम करना पड़ेगा। कहने का मतलब है जो इनर सोल है, उनका इनर व्यक्तित्व है, उससे उनको प्रेम करना पड़ेगा। और एंड नॉट माई येलो हेयर्स, केवल येलो हेयर से नहीं। क्लियर है बच्चों यहाँ पे ये पूरा मैसेज? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे जो वापस जो स्टैंजा है ये, ठीक है, ये किसके द्वारा बोला गया है? जो यंग मैन है अपना यहाँ पे उसको डिनोट कर रहा है, या फिर जो पोइट की वॉइस में ये बोला है। अब देखो, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में हमें बताया गया है कि ये पूरी पोम जो है वो कन्वर्जेशन है, वार्तालाप है बिटवीन अ यंग मैन एंड यंग वुमन, नव युवक और नव युवती के बीच में वार्तालाप है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स। आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन। आई हर्ड, आई मतलब यहाँ पे यंग मैन हो सकता है ना? तो वो बोल रहे हैं मैंने, आई हर्ड मैंने सुना, एक ओल्ड रिलीजियस मैन। इसका मतलब क्या है मैम? ओल्ड मतलब तो एज में जो ज्यादा हो, रिलीजियस मतलब धार्मिक, मैन मतलब व्यक्ति। मतलब ओल्ड का यहाँ एज से ज्यादा भी है और वाइस, और रिलीजियस मतलब धार्मिक। मतलब एक वाइस धार्मिक मैन ने क्या, मैंने सुना कि उन्होंने क्या किया, बट यस्टरडे नाइट डिक्लेयर दैट ही हैड फाउंड द टेक्स्ट टू प्रूव दैट ओनली गॉड, माय डियर, could love you for yourself alone and not your yellow hair। कि जो ओल्ड रिलीजियस मैन है, बट यस्टर नाइट मतलब कल की रात, डिक्लेयर मतलब अनाउंस किया, घोषणा की, दैट ही यहाँ पे कौन है? ये जो ओल्ड रिलीजियस मैन है उसकी बात की गई है। हैड फाउंड अ टेक्स्ट, उसको एक ऐसा टेक्स्ट मिला है, मतलब ग्रंथ मिला है, टू प्रूव, जिसमें ये लिखा गया है या इस बात को प्रूव करता है, पुष्टि करता है इस बात की कि दैट ओनली गॉड, कि केवल भगवान ही ऐसे हैं, माय डियर, कुड लव यू फॉर योरसेल्फ अलोन, जो कि तुम्हारी इनर सोल से लव करते हैं, एंड नॉट योर येलो हेयर, ना कि तुम्हारे भारी आवरण से प्रेम करते हैं। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि मैंने एक रात को सुना, आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन ने ऐसा डिक्लेयर किया, क्या डिक्लेयर किया? कि उनको एक ग्रंथ मिला है जिसमें ये बात प्रूव होती है, ये बात लिखी हुई है, और उस ग्रंथ में ये बात प्रूव होती है कि केवल भगवान, केवल गॉड ही एक ऐसा केवल भगवान ही ऐसे हैं जो कि आपको आपके इनर सोल के लिए, आपको आप जैसे हैं आपके व्यक्तित्व के लिए प्रेम कर सकते हैं, नॉट योर येलो हेयर, आपको भारी आवरण के लिए नहीं। कहने का मतलब है जो डिवाइन लव होता है वही ट्रू लव होता है। मनुष्य तो हमेशा किसी ना किसी चीज से अट्रैक्ट होके आपके पास आता है। एंड में हमें ये कहना चाह रहे हैं कि जो इनर सेल्फ है ना, और जो आउटर अपीयरेंस है, तो इनर सेल्फ के लिए जो लव करेंगे वो केवल गॉड है, और आउटर और जो मनुष्य है वो आपके आउटर अपीयरेंस से अट्रैक्ट होके आपके पास आते हैं। और कहने का मतलब ये है कि जो ह्यूमन लव होता है वो इम्परफेक्ट होता है ना, बट जो गॉड का लव होता है वो प्योर होता है और सेल्फलेस होता है। मतलब गॉड आपसे केवल आपकी खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि बल्कि जैसे आप हैं उसके लिए, केवल गॉड ही ऐसे हैं जो आपको प्रेम कर सकते हैं, मनुष्य की बस की बात नहीं है। क्लियर है बच्चों? यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पोम खत्म होती है, बहुत ही छोटी सी पोम है, लेकिन इसमें बताया क्या गया है कि इस पोम में एक डिफरेंस बताया गया है कि फिजिकल ब्यूटी और जो इनर ब्यूटी है उसमें क्या डिफरेंस है। कहने का मतलब है जो मनुष्य है, जो यंग मैन है यहाँ पे, वो आपकी
जो फिजिकल ब्यूटी है उससे अट्रैक्ट होके आपके पास आते हैं। बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो आपकी इनर ब्यूटी से इंस्पायर्ड होते हैं, ठीक है। और एंड का जो थर्ड स्टैंजा है उसमें बताया गया है केवल भगवान ही आपको आपको मतलब भगवान का लव ही डिवाइन होता है और प्योर होता है। केवल भगवान ही ऐसे हैं जो कि आपको आपकी इनर ब्यूटी के लिए आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं है। मनुष्य का जो प्रेम है वो इम्परफेक्ट है, कहने का मतलब है वो किसी कंडीशन पे टिका हुआ है या आपकी ब्यूटी पे टिका हुआ है, ठीक है। क्लियर है बच्चों यहाँ पे ये मैसेज? चलें आगे। चलो अब इसके अपन इस पोम में चलते हैं। देखो क्लास 10th बुक का नेम फर्स्ट फ्लाइट है, पोम नेम फॉर एन गैग्रे, ठीक है। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी किए हैं अपन ने यहाँ पे। पहले देखो जो बच्चे हिंदी मीडियम से, स्पेशली मैंने उनके लिए ये ग्लोसरी तैयार की है, ठीक है। इसमें हार्ड वर्ड्स है और साथ में उसका हिंदी अनुवाद भी दिया गया है। देखो जिन बच्चों को मतलब इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम है, स्पेशली जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए एक वर्ड लिखा गया है यहाँ पे, सपोज ये वर्ड लिखा हुआ है, फिर उसका इंग्लिश में अनुवाद कैसे होगा वो लिखा हुआ है, फिर इसका मतलब क्या है हिंदी में वो मैंने यहाँ पे लिखा है, ताकि आप लोगों को सहूलियत रहे ये पूरी पोम समझने में। तो चलते हैं अपने फर्स्ट वर्ड की तरफ। फर्स्ट वर्ड है डिस्पेयर, ठीक है। इसका मतलब निराशा या मायूसी से है। क्लियर है बच्चों? सेकंड वर्ड है रैम्पार्ट्स, इसका मतलब किले की दीवार और परकोटा, ठीक है। कैरेट, कैरेट का मतलब गाजर होता है, लेकिन यहाँ गाजर से नहीं है, यहाँ पे गाजरी रंग से लिया गया है हमारी पोम के अंदर। रिलीजियस, रिलीजियस मतलब धार्मिक, ठीक है। यस, यस्टर नाइट, यस्टर नाइट का मतलब कल की रात को से है यहाँ पे। टेक्स्ट, टेक्स्ट का मतलब है मूल ग्रंथ। हेयर, हेयर का मतलब होता है बाल। क्लियर है बच्चों? इतनी हार्ड पोम ये है नहीं, बहुत ही सिंपल से हार्ड वर्ड्स हैं इसके, केवल एक दो वर्ड्स हैं जो थोड़े अटपटे लगे, वो मैंने आपको विद द हेल्प ऑफ पिक्चर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। जैसे रैम्पार्ट्स, ये वर्ड थोड़ा सा टिपिकल था, तो मैंने आपको लाल किला दिखाया, रेड फोर्ट दिखाया, उसमें जो परकोटे की दीवार होती है, परकोटा मतलब बड़ी बड़ी दीवारें, हाई और वाइड जो वॉल्स है, उनके लिए यूज किया गया है। और हमारी पोम में ये बताया गया है कि जो एन गैग्रे है उसके ईयर्स पे जो ये बाल हैं तो वो एक तरह से दीवार बना रहे हैं, ठीक है। क्लियर है? अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन एंड आंसर्स की तरफ। देखो ये क्वेश्चन आंसर जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है उसके पीछे गिवन है। देखो इसको सॉल्व करने के दो फायदे हैं। पहला तो जब हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि क्या पोम जो कविता है उसकी थीम हमारे दिमाग में क्लियर हुई कि या नहीं, मतलब कोई डाउट तो नहीं रहा। सेकंड, जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो मेनली एनसीईआरटी की बुक में से उठाए जाते हैं। तो एनसीईआरटी जो क्वेश्चन, एनसीईआरटी बुक के पीछे जितने भी क्वेश्चंस है उसको आप बहुत अच्छे से कंप्लीट करें, ठीक है बच्चों। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। What does the young man mean by great honey colored ramparts at your ear? जो यंग मैन कविता में बोलता है ये वाली लाइन, ग्रेट हनी कलर्ड और रैम्पार्ट्स एट योर ईयर, इसका मतलब क्या है वो आपको बताना है, ठीक है मैम। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाई डज ही से दैट यंग मैन आर थ्रोन इनटू डिस्पेयर बाय देम? और उन्होंने ऐसा क्यों बोला है कि जो यंग मैन है थ्रोन इनटू डिस्पेयर बाय देम, मतलब इनसे हेयर्स के थ्रू ऐसा क्यों बोला है उन्होंने, ठीक है। चले आंसर की तरफ। एंस हेयर हैव बीन कॉल्ड रैम्पार्ट, जो एंस के हेयर है, जो बाल है हेयर, उनको रैम्पार्ट बोला गया है, जिसका मतलब होता है मीनिंग अ वॉल, उसका मतलब क्या होता है दीवार। रैम्पार्ट का मतलब क्या होता है दीवार, ठीक है। द यंग मैन प्रेजेस द ग्रेट honey colored hair of Anne, she has beautiful yellow hair। अब जो यंग मैन है वो हमेशा किसकी तारीफ करते हैं और किसके द्वारा अट्रैक्ट होते हैं? जो हमारी एन है उसके जो ब्यूटीफुल येलो हेयर हैं हनी कलर्ड के, उसकी वजह से उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, मतलब उसकी जो एक्सटीरियर ब्यूटी है उसको देख के उसके प्रेम में गिर जाते हैं या उसको लाइक करने लगते हैं। Her hair are so beautiful that young man cannot look at anything else, and the beautiful yellow hair prevent young man from looking beyond those yellow hair and into her soul. In this way, they act as a wall. देखो जो मतलब जो हेयर्स हैं हमारे एन गैगरी के, उसको वॉल क्यों बोला गया है?
क्योंकि देखो जितने भी यंग मैन हैं वो उसकी एक्सटीरियर ब्यूटी को देख के उसके प्रेम में गिर जाते हैं, तो उसकी जो इंटीरियर ब्यूटी है कि वो कैसी है एज अ पर्सन, उसकी सोल कैसी है, उस तरफ तो उनका ध्यान जाता ही नहीं है। तो इसलिए जो उसकी एक्सटीरियर ब्यूटी है वो एक दीवार की तरह खड़ी है उसकी इंटीरियर ब्यूटी ब्यूटी के बीच में, मतलब ये इंटीरियर ब्यूटी है ये एक्सटीरियर, तो इन दोनों के बीच में एक दीवार का काम कर रहे हैं उसके जो येलो हेयर्स हैं, इसलिए उसको वॉल से कंपेयर किया गया है इसके जो हेयर्स हैं उनको। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? चले आगे। He says that young men are thrown into despair by them because any yellow hair are so pretty that young men blindly fall in love with her. But the lady wants them to love her inner soul and not the exterior beauty. देखो थ्रोन इनटू डिस्पेयर मतलब जो यंग मैन है वो अवसाद में क्यों चले जाते हैं, क्योंकि एनी जो है वो चाहती है कि जो भी व्यक्ति आए उनके जीवन में, यंग मैन आए, वो उसकी इनर सोल को देखे और उससे लव करें, ना कि उसकी एक्सटीरियर ब्यूटी को। लेकिन होता क्या है, जितने भी यंग मैन हैं वो उसके येलो जो हेयर्स हैं, हनी कलर्ड जो हेयर्स है उनको देख के उसके प्रेम में गिर जाते हैं, मतलब जो एक्सटीरियर ब्यूटी है उससे अट्रैक्ट होके उनकी लाइफ में आते हैं। जबकि वो क्या चाहती है कि जो भी व्यक्ति आए वो उसकी इंटीरियर ब्यूटी से लव करे, है ना, वो एज अ पर्सन कैसी है वैसे लव करें उससे। ठीक है, शी इज सो प्रिटी दैट एवरीवन वांट्स हर, वो इतनी प्रिटी है, इतनी खूबसूरत है कि हर कोई व्यक्ति चाहता है कि हर कोई नव युवक चाहता है कि वो मतलब वो उनकी लाइफ में रहे। विच कैन नॉट हैपन, ऐसा नहीं होता, बिकॉज शी वॉन्ट्स मैन टू लव हर फॉर हर इनर ब्यूटी नॉट फॉर हर एक्सटर्नल ब्यूटी। ऐसे लोग जो उसकी एक्सटीरियर ब्यूटी को देख के उससे अट्रैक्ट होते हैं, ऐसे लोग एंड में डिस्पेयर मतलब अवसाद में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहती है कि जितने भी लोग उनकी लाइफ में आए, है ना, यंग मैन, वो उसकी इनर ब्यूटी से लव करें, उसकी एक्सटीरियर ब्यूटी से नहीं। हैंस दे आर थ्रोन इनटू डिस्पेयर। जब देखो सेकंड नंबर का जो स्टैंजा है जिसमें ये बताया गया कि जो एन गैगरी है वो अपने हेयर्स को डाई कर सकती है, तो इसका मतलब जो येलो हेयर है वो ब्राउन, ब्लैक और कैरेट कलर के हो सकते हैं। तो जिस व्यक्ति ने उसके येलो हेयर की वजह से उससे लव किया तो वो व्यक्ति अवसाद में चला जाएगा, क्योंकि जो एक्सटर्नल ब्यूटी है वो तो चेंज होती रहती है समय के साथ। क्लियर है बच्चों यहाँ पे? चले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। व्हाट कलर इज द यंग वुमन्स हेयर? पहले पूछा है जो यंग वुमन है उसके बालों का कलर क्या है। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। व्हाट डज शी से शी कैन चेंज इट टू? और जो वुमन है उसने क्या बोला कि वो किस किस कलर में अपने बालों को चेंज कर सकती है। व्हाई वुड शी वांट टू डू सो, और वो ऐसा क्यों करना चाहती है। क्लियर है, चलते हैं आंसर की तरफ। एज हेयर इज हनी कलर्ड और येलो, जो एन एन के हेयर हैं वो कैसे हनी कलर्ड, जैसे शहद का कलर होता है वैसे उसके हेयर हैं, और येलो, येलो मतलब पीले कलर के। आपने देखा होगा अब हनी और इसको कंपेयर किया गया, येलो भी बोला गया है, तो जैसा हनी से मिलता जुलता और येलो कलर से मिलता जुलता हेयर हैं किसके, एन के, जो कि काफी सुंदर हैं। She says that she can change it to brown और black और कैरेट कलर। उन्होंने क्या बोला कि मैं इन येलो कलर को, जो मेरे हनी कलर्ड के हेयर हैं उनको, बालों को मैं कैसा कर सकती हूँ, ब्राउन कर सकती हूँ, ब्लैक कलर कर सकती हूँ और कैरेट कलर, डाई, हेयर डाई की हेल्प से मैं ये सारे कलर भी ले सकती हूँ। ठीक है, एंड से सो टू शो दैट आउटर ब्यूटी इज नॉट परमानेंट। वो ऐसा क्यों कहती है, ये बताने के लिए कहती है कि जो आउटर ब्यूटी है ना, वो परमानेंट नहीं है, वो चेंज हो सकती है। शी वॉन्ट्स मैन टू लव हर फॉर हर इनर ब्यूटी नॉट फॉर हर एक्सटर्नल ब्यूटी। इसलिए वो चाहती है जो भी व्यक्ति उनके जीवन में आए वो उसकी इनर ब्यूटी के लिए उससे प्रेम करे, ना कि उसकी एक्सटर्नल ब्यूटी के लिए। कहने का मतलब है केवल येलो हेयर से अट्रैक्ट होके उनके जीवन में कोई व्यक्ति नहीं आए, जो भी व्यक्ति आए वो उसकी इनर ब्यूटी से प्रेम करे, ना कि केवल आउटर ब्यूटी से। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट्स हैव क्वालिटीज व्हिच मेक देम डिजायरेबल टू अदर्स। जितनी भी वस्तुएं होती है उसमें ऐसी क्वालिटीज होती है कि दूसरे लोगों में चाहत जगती है उसको प्राप्त करने की। ठीक है मैम। कैन यू थिंक ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स, क्या तुम ऐसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में सोच सकते हो, जैसे कि अ कार, अ फोन, अ ड्रेस। ठीक है, एंड से व्हाट क्वालिटीज मेक वन ऑब्जेक्ट मोर डिजायरेबल देन अनदर। ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं
जो एक ऑब्जेक्ट से को मोर डिजायरेबल देन अनदर, कि आपके पास दो तीन ऑब्जेक्ट हैं, उसमें से किसी आप एक को चूज करते हैं, तो ऐसी कौन सी क्वालिटीज है जो आप दिमाग में रखते हैं जब आप किसी ऑब्जेक्ट को चूज करते हैं, ठीक है। इमेजिन यू वर ट्राइंग टू सेल एन ऑब्जेक्ट, व्हाट क्वालिटीज वुड यू एम्फेसिस, और ऐसा सोचो कि तुम्हें कोई ऑब्जेक्ट बेचना है ना, तो तुम उसकी क्या क्या क्वालिटीज को हाईलाइट करोगे, ठीक है। देखो ये जो क्वेश्चन है डायरेक्ट तुम्हारे पोम के अंदर से नहीं है, ये केवल तुम्हारे लिए दिया गया है ताकि तुम इस जो इंटीरियर ब्यूटी और एक्सटीरियर ब्यूटी के जो कंसेप्ट हो उसको आप अच्छे से समझ पाए, इसलिए ये क्वेश्चन दिया गया है। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपसे डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा। जो इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चंस हैं जो हमारी पोम्स में से बने हैं, जो पोम है उसमें से बने हैं, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप उसको दो तीन बार अच्छे से रीड कर लें, ठीक है। और इंटीरियर ब्यूटी और एक्सटीरियर ब्यूटी का जो कंसेप्ट है वो आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि फर्स्ट स्टैंजा में जो स्पीकर है वो क्या कहना चाह रहा है, सेकंड में जो रिप्लाई है हमारा एन गैगरी का वो क्या है, और वो क्या चाहती है, वो ये चाहती है कि उनकी इनर ब्यूटी के लिए उनको लव किया जाए, ना कि एक्सटीरियर ब्यूटी के लिए, क्योंकि एक्सटीरियर ब्यूटी तो हमेशा चेंज होती रहती है। और जो लास्ट का स्टैंजा है उसमें बहुत अच्छा संदेश दिया गया है, उसमें ये कहा गया है केवल गॉड ऐसे हैं जो आपकी इनर ब्यूटी के लिए आपसे लव करते हैं, और ह्यूमन बीइंग नहीं कर सकते ऐसा, केवल गॉड ही है जो आपकी इनर सोल के लिए आपसे प्रेम कर सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग तो क्या है, उनका नेचर क्या है कि वो हमेशा एक्सटीरियर ब्यूटी के लिए आपसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब वो कंडीशंस देखते हैं बहुत सारी। अनकंडीशनल लव जो होता है केवल गॉड ही ऐसे हैं जो आपसे कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? चलो ये वाला आंसर एक बार पढ़ लेते हैं। बिफोर बाइंग ऑब्जेक्ट इट इज ऑलवेज कंसिडर दैट द ऑब्जेक्ट इज ड्यूरेबल, चीप एंड लुक्स प्रिटी। जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट खरीदते हैं, कोई वस्तु खरीदते हैं, तो हम ये ध्यान रखते हैं कि वो ड्यूरेबल होना चाहिए, मतलब लंबे समय तक चले, और चीप होना चाहिए, मतलब ज्यादा पैसे भी ना लगे, और दिखने में भी क्या होना चाहिए, प्रीटी होना चाहिए, है ना। एक्सटीरियर ब्यूटी को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। द फिजिकल क्वालिटीज मैटर, हमारे लिए क्या मैटर करता है, फिजिकल क्वालिटीज, कहने का मतलब यदि कार है तो दिखने में बड़ी होनी चाहिए, उसका कलर हमारे चॉइस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ड्रेस है तो भी दिखने में सुंदर होनी चाहिए, उसका कलर भी हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ऐसा हम सोचते हैं। स्पेशली खुद खुद के विचार पूछें तो ये मेनली जो मेरे विचार है वो मैंने आंसर में डाले हैं, आपके विचार अलग हैं तो आप अलग से लिख सकते हैं, ठीक है। इफ आई वर टू सेल अ ड्रेस, यदि मेरे को कोई ड्रेस बेचनी हो, आई विल सेलेक्ट द वन दैट इज वेरी चार्मिंग एंड अट्रैक्टिव, तो मैं ऐसी ड्रेस चूज करूंगी जो कि बहुत ज्यादा चार्मिंग हो और अट्रैक्टिव हो, लोगों का ध्यान आकर्षित करती हो, ऐसी ड्रेस को मैं चूज करूंगी। Then I would emphasize on the durability of the dress and the quality so that the consumer feels that he has invested his money at the right place. और फिर मैं ये भी ध्यान रखूंगी कि वो कितनी लंबी चलेगी, मतलब उसकी क्वालिटी कैसी है, ताकि जो भी कस्टमर इस ड्रेस को खरीद के लेके जाए, उन्होंने भी तो पैसे इन्वेस्ट किए हैं, तो वो सेटिस्फाइड हो। सॉरी, क्लियर है बच्चों यहाँ तक? अब देखो ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है और क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो आपको खुद ही करना है, क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्म में से नहीं है, ये एज ए एक्टिविटी है जो कि मेनली हम क्लास में करते हैं। एक बार मैं क्वेश्चन आपको समझा देती हूँ कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिर ये जो भी एक्टिविटी है आप खुद करें इसको, है ना। डायरेक्ट आपके ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वॉट अबाउट पीपल डू वी लव अदर्स बिकॉज वी लाइक देयर क्वालिटीज वेदर फिजिकल और मेंटल। ओके, हम दूसरे लोगों को इसलिए लाइक करते हैं क्योंकि हमारी हमें उनकी कुछ क्वालिटीज ऐसी विशेषताएं पसंद आती है, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल, सही बात है। और इट इज पॉसिबल टू लव समवन फॉर देमसेल्फ अलोन, और ये भी पॉसिबल है आप किसी व्यक्ति को इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि वो जैसा है आपको पसंद है। आर सम पीपल मोर लवेबल देन अदर्स, कुछ पीपल, कुछ लोग ज्यादा लवेबल होते हैं दूसरों के कंपैरिजन में, ऐसा होता है हमारी लाइफ में भी कि किसी को हम प्रेम ज्यादा करते हैं, किसी को नहीं करते। डिस्कस दिस क्वेश्चन इन पेयर्स और इन ग्रुप्स कंसिडरिंग पॉइंट्स लाइक द फॉलोइंग। तो आप एक ग्रुप बना लें और पेयर्स मतलब जोड़ा बना लें, और ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं नीचे चार, इन पे डिस्कस करें। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, a parent or caregivers love for a newborn baby, for a mentally or physically challenged child, or for a clever child or a prodigy। कहने का मतलब है जो पेरेंट्स है या फिर जो केयर टेकर है वो अपने न्यूबॉर्न बेबी से प्रेम करते हैं, ठीक है।
और ऐसे जो मेंटली और फिजिकली चैलेंज्ड बच्चे हैं जो अपना ध्यान खुद नहीं रख सकते, उनके पेरेंट्स उनसे भी प्रेम करते हैं। कोई क्लेवर चाइल्ड है तो उनसे भी प्रेम करते हैं। तो प्रेम की अलग अलग अवस्था बताई गई है कि प्रेम या कंडीशन पे बेस्ड नहीं है। न्यूबॉर्न बेबी से कोई फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी जो पेरेंट्स है उसको प्रेम करते हैं। जो मेंटली रिटार्डेड बच्चा है उससे भी उसके पेरेंट्स प्रेम करते हैं। तो ऐसे करके ये अलग अलग चीजें बताई गई है, अलग अलग सिचुएशंस बताई गई है जिसमें प्रेम की अलग अलग, मतलब कि एक्सटीरियर प्रेम है, इंटीरियर प्रेम है, इसका कंसेप्ट क्लियर होगा। जो पेरेंट्स है तो वो एक्सटीरियर के लिए नहीं, जो जैसा बच्चा है चाहे वो इंटेलिजेंट हो, है ना, चाहे वो फिजिकली चैलेंज्ड हो, उसको किसी भी कंडीशन में प्रेम करते हैं। ठीक है, तो जो पेरेंट्स का लव है वो एकदम अनकंडीशनल लव होता है, एकदम ट्रू वाला लव होता है। ठीक है, द पब्लिक लव फॉर अ फिल्म स्टार, अ स्पोर्ट पर्सन, अ पॉलिटिशियन और अ सोशल वर्कर। अब देखो जो पब्लिक है, लोग हैं, फिल्म स्टार है जैसे हीरोज है उनसे प्रेम करते हैं, किसी का फेवरेट स्पोर्ट पर्सन होता है उनसे प्रेम करते हैं, किसी का पॉलिटिशियन होता है, वर्कर्स होता है, तो उनकी जो पर्सनैलिटी है उससे अट्रैक्ट होके हम उनसे प्रेम करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, योर लव फॉर अ फ्रेंड और ब्रदर और सिस्टर, मतलब इसमें बताना है कि आप कितना लव करते हैं अपने फ्रेंड से, जो प्रेम करते हैं उसका प्रकार कैसा है। वहीं आप यदि अपने ब्रदर और सिस्टर से करते हैं तो उसका प्रकार कैसा है। आपको अपने एक्सपीरियंस राइट डाउन करने हैं इसके अंदर। फोर्थ क्या है, योर लव फॉर अ पेट, पेट मतलब पालतू जानवर, एंड द पेट्स लव फॉर यू। इसमें आपको एक्सपीरियंस करना है, यदि आपके घर पे कोई पेट है, पालतू जानवर है, कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, जो भी है, उससे आप किस प्रकार लव करते हैं, और जो पेट है वो भी आपसे किस प्रकार लव करता है। तो आपका एक्सपीरियंस आपको इसमें लिखना है। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ पे ये। अब देखो लास्ट वाला जो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, ये भी मैंने लिखा है डू इट योरसेल्फ, क्योंकि ये भी आपके लिए ही है, आपको अपने एक्सपीरियंस लिखने हैं, ये डायरेक्ट पोम से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको एक बार समझा देती हूँ ताकि आपके दिमाग में इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। You have perhaps concluded that people are not objects to be valued for their qualities or riches rather than for themselves. कहने का मतलब ये है, जो भी हम लोगों से प्रेम करते हैं तो उन वो कितने रिच हैं या उनमें क्या विशेषता है, इससे ना करके वो खुद में कैसे इंसान है, इस चीज से हमें उनसे प्रेम करना चाहिए। बट एल्सवेयर यीस्ट आस्क द क्वेश्चन, लेकिन जो ये अपने यीट्स हैं, डब्ल्यू बी यीट्स है, इन्होंने एक जगह ये क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछा है, हाउ कैन वी सेपरेट द डांसर फ्रॉम द डांस, कि कैसे हम किसी डांसर जो डांस करता है उसको हम डांसर बोलते हैं, उसको डांस से कैसे सेपरेट कर सकते हैं। कहने का मतलब यदि व्यक्ति है तो उसका एक्सटीरियर भी मैटर करता है और इंटीरियर भी मैटर करता है, इन दोनों को हम कैसे अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इज इट पॉसिबल टू सेपरेट द पर्सन हिमसेल्फ और हरसेल्फ from how the person looks, sounds, walks and so on? क्या हम किसी पर्सन को जो जैसा वो है और जैसी उसकी क्रियाएं हैं उससे हम उसको अलग कर सकते हैं क्या? सपोज करो मैं एक पर्सन हूँ तो मैं कैसी दिखती हूँ, ठीक है, और मैं कैसे वॉक करती हूँ, मतलब जो मेरी एक्सटीरियर ब्यूटी है उसको मैं अपनी इंटीरियर ब्यूटी से अलग नहीं कर सकती। ठीक है, थिंक ऑफ हाउ यू और अ फ्रेंड और मेंबर ऑफ योर फैमिली हैज चेंज्ड ओवर द इयर्स। अब ये बोल रहे हैं कि आप नोटिस करो आपकी जो फ्रेंड है, आपका कोई दोस्त है या आपका जो कोई मेंबर है, फैमिली का सदस्य है, वो कैसे ओवर द ईयर, मतलब टाइम के साथ उसमें क्या क्या चेंज आए क्या उसके बिहेवियर में चेंज आए या उसके केवल फिजिकल अपीयरेंस में चेंज आया। ठीक है, हैज योर रिलेशनशिप ऑल्सो चेंज, क्या आपका जो रिश्ता है मतलब आपके फैमिली मेंबर्स के साथ या आपके फ्रेंड के साथ या आपके रिलेटिव्स के साथ टाइम के साथ क्या वो भी चेंज हुआ क्या, इन व्हाट वे, और यदि हुआ तो किस तरीके से। कहने का मतलब ये है, ये चाहते हैं यहाँ पे कि आप अपनी जो लाइफ के एक्सपीरियंस है वो इस आंसर में यहाँ शेयर करें। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो सब कुछ कवर कर लिया हमने, सारे अपने आंसर्स हो गए, हार्डवर्ड्स भी हो गए। ठीक है, यहाँ पे हमारी ये पोम खत्म होती है। ठीक है बच्चों, जिस किसी बच्चे ने भी अभी तक यदि मेरा व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल फॉलो नहीं किया है तो अभी से फॉलो करें। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि उसमें जितने भी हार्डवर्ड्स हैं ये और क्वेश्चन आंसर्स हैं, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, पीडीएफ लिंक इन डिस्क्रिप्शन गिवन है, वहां से आप जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और आपको सहूलियत लगे तो आप इस पीडीएफ का प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, यदि आपको मेरा यूट्यूब चैनल पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।